हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रवीण। वेलकम वंस अगेन। तो आज हम टॉपिक शुरू करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉट इन दिस वेरी सेक्शन, और ये हायर क्लासेस में भी आपके बहुत काम आएगा। रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स में भी आपको इक्वेशंस, केमिकल्स, एलिमेंट्स, उनका रिप्रेजेंटेशंस, उनकी वैलेंसी किस तरीके से लिखनी है, कैसे समझनी है, किसी भी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन को कैसे लिखना है, इसका सेंस हायर क्लासेस में बहुत यूज़ होएगा। तो ध्यान से सुनना और इन सारी चीज़ों को समझना कि कैसे कैसे किस किस पॉइंट्स पे क्या क्या आता है। विल बी स्टार्ट राइट फ्रॉम द बेसिक, और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे जैसे वीडियो ख़त्म होएगा यू विल कम अक्रॉस विद द टॉपिक की क्लैरिटी एंड रेस्ट ऑफ द स्टफ। आप जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेगी तो आपको समझ में आने चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। लेट्स स्टार्ट। नाउ व्हाट एग्जैक्टली केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस मीन्स? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंस, जिसको हम प्रोडक्ट बनेंगे विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है, इन चीज़ को देखो। तो एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखना कि जब भी हम इन सारी चीज़ों को लिखेंगे, समझेंगे, तो जो रिएक्टेंट होएगा वो हमेशा इस लेफ्ट हैंड साइड में होएगा, और जो प्रोडक्ट्स वो हमेशा किधर की तरफ होंगे? आपके राइट हैंड साइड में होंगे। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि कभी भी कोई भी रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा या आप किसी कंडीशन में उसको रिएक्ट कराओगे तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होएगा। दिस इज़ अ वे ऑफ राइटिंग। जब भी ये प्रोसेसेस होएगा या हम उसको करने की कोशिश करेंगे तो कुछ चीज़ें होंगी जो आपके दिमाग में हमेशा आनी चाहिए कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें होगा क्या कि आइदर टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे, कलर में चेंजेस आएंगे, स्टेट में चेंजेस आएगा। स्टेट में अगर सॉलिड है तो हो सकता है गैसेस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना, या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। और फॉर्मेशंस ऑफ गैसेस एंड प्रेसिपिटेट्स, गैसेस एंड प्रेसिपिटेट्स का भी फॉर्मेशन होगा। गैसेस एंड प्रेसिपिटेट्स का मतलब कि जैसे सपोज करो कार्बन है, उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एक गैस है उसका फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये गैसेस, इसको हम बोलते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ गैसेस हो गया। प्रेसिपिटेट करने का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज करो हम कोई भी ऐसी चीज़ ले जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाए। जैसे कि हम कैल्शियम ले लिया और इसका रिएक्शन हमने किसके साथ कराया? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराया, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो सकता है। इस तरीके की चीज़ें हैं, इसको हम हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे कि कहीं पे भी अगर हम किसी भी चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं तो हमेशा गैसेस और प्रेसिपिटेट होगा। दिस विल गिव यू द सेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट कि आप देखो, जैसे सपोज करो ये एक मैग्नीशियम है, इसका ऑक्साइड, जब आप इस मैग्नीशियम रिबन को आप जला रहे हो तो वो इस तरीके के स्टेट्स में, मतलब कि किसी एस फॉर्म में या किसी उसमें फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। मैग्नीशियम को हम Mg से बोलते हैं। ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में होगा, और जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ये जो चीज़ है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड्स हैं जो नीचे की तरफ डिपॉजिट्स होएगा। इसी तरीके से आप देखो कि अगर हम जिंक को और सल्फ्यूरिक एसिड को, जिंक को हम Zn बोलते हैं और प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, इनके साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगा, जैसे एक जिंक सल्फाइड ZnSO4 और प्लस H2 का फॉर्मेशन होगा, H2 गैस का फॉर्मेशन होगा। इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज या अगर हम देखेंगे आने वाले टाइम में हाइड्रोजन जो होएगा, ऐसा लोग बोल रहे हैं कि एक फ्यूचर फ्यूल होगा, तो दिस कैन बी द इम्पॉर्टेंट मेथड फ्रॉम विच वी कैन प्रोड्यूस हाइड्रोजन। और ये सारी चीज़ें हम देखेंगे किस तरीके से इकोनॉमिकल फीजिबल होएगा। पर याद रखना कि यहाँ से जो गैसेस का फॉर्मेशन हो रहा है, वो H2 गैस यहाँ से बाहर की तरफ निकल रही है और जिंक सल्फाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। इन रिएक्शंस के बारे में और इनके अंडरस्टैंडिंग के बारे में हम थोड़ा समझेंगे आगे की तरफ। नाउ कमिंग टू दिस कि कोई केमिकल इक्वेशंस है तो वो केमिकल इक्वेशंस कैसे अंडरगो होएगी, किस तरीके से लिखेंगे,
किस तरीके से हम उसको लिखेंगे, किस तरीके से हम अपने कॉपी पेन में या अपने नोटबुक में किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, दीज आर सर्टेन वेज विच वी हैव टू कीप इन अवर माइंड वाइल राइटिंग दिस। तो देखो, एक जो पहले रिएक्शन भी मैंने लिखा था कि मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है जी, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो ये हमारे पास जो भी एक द थिंग्स विच ऑलरेडी बीन एक्सप्रेस इन द, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मेंशन भी किया हुआ है कि जो भी हमारे इधर की तरफ, जो भी हमारे लेफ्ट हैंड साइड, जो भी इधर की तरफ रहेगा लेफ्ट हैंड साइड, वो हमेशा रिएक्टेंट के तौर पे यूज़ किया जाएगा या जाना जाएगा, और जो भी हमारे राइट हैंड साइड रहेगा उसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। उन दोनों को हम एक एरो से सेपरेट आउट करेंगे। द सब्सटेंस दैट अंडरगो अ केमिकल चेंज इन द अबव रिएक्शन, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट एंड न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ट्रीटेड एज अ प्रोडक्ट। इसको हम प्रोडक्ट की तरह यूज़ करेंगे। ये हमेशा याद रखना कि जो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीज़ रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, ये हमेशा किसकी तरह यूज़ होगा, रिएक्टेंट की तरह, जो लोग रिएक्ट करते हैं। और जब भी वो किस में कन्वर्ट हो गया, जब भी वो किस में आ गया, राइट हैंड साइड में आ गया, तो इसको हम हमेशा क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। जो भी चीज़ राइट हैंड साइड में आ गई उसको हम हमेशा क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। नाउ जब भी हमारे पास एक चीज़ और कंसिडर करना बहुत ध्यान से कि रिएक्टेंट में अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्पीसीज रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कर रहा है, तो उनके बीच का जो सेपरेशन होगा ना जी, वो प्लस साइन से होएगा। उसी तरीके से प्रोडक्ट में भी ऐसा होएगा। इन कमिंग फर्दर रिएक्शंस हम देखेंगे उसको कि 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें होंगी ना जी, तो वो हमेशा किससे होएगा, प्लस साइन से सेपरेट आउट होगा। दिमाग में रखना है इस बात को। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो सेपरेशन होएगा वो हमेशा किससे होएगा, एक हेडेड एरो ऐसे होएगा, एक फॉरवर्ड हेडेड एरो की तरफ होएगा जो प्रोडक्ट की तरफ पॉइंट आउट करता रहेगा। दिस मीन्स दैट दिस वेरी रिएक्शन रिएक्ट हो चुका है एंड द फॉर्मेशन ऑफ द वेरी प्रोडक्ट हैज टेकन प्लेस। ये चीज हमेशा हमेशा याद रखना। फिर से इन 4 चीजों को एक बार देखना जरूर। नाउ इस चीज को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं आगे। जैसे सपोज करो कुछ भी आपके दिमाग में है, उस चीज को हम मेंशन करने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज एक बेसिक रिएक्शन लिखते हैं, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन क्या होगा, H2, और ऑक्सीजन मतलब क्या होगा, O2, और ये रिएक्ट करके फर्दर एरो दे रहा है तो क्या बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जो भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है वो है रिएक्टेंट। यहाँ पे 2 स्पीसीज का फॉर्मेशन है, 2 चीज रिएक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको किससे सेपरेट आउट किया, प्लस से। और इस साइड को हम हमेशा क्या कंसिडर करेंगे, रिएक्टेंट। जस्ट फॉर अ सेक ऑफ रिविजन आई एम टेलिंग यू दिस। और यहाँ पे एक आपने एरो बनाया जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से सेपरेट आउट कर रहा है, और इस चीज को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ड्यूज प्रोडक्ट होएगा, और ये हमेशा कहाँ पे होगा, राइट हैंड साइड में। कहाँ होएगा, राइट हैंड साइड में। सो दिस इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसी तरीके से हम किसी भी रिएक्शन को लिखने की कोशिश करते हैं। अब एक और चीज देखो, जैसे सपोज करो H2 प्लस Cl2, ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बना रहा है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये भी हमारे पास क्या किसकी तरह कंसिडर होएगा, रिएक्टेंट की तरह। 2 स्पीसीज आपस में है तो इसको हमने क्या लिखा, इसको मेंशन कर लिया है प्लस से, और यहाँ पे एक चीज बन रही है तो प्रोडक्ट बन रहा है। एक और रिएक्शंस देखने की कोशिश करते हैं, इसको हम देखते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास कोई और चीज़ है, जैसे हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास क्या होगा, कोई और स्पीसीज है, जिंक है और प्लस कॉपर सल्फेट है, प्लस जिंक है और प्लस कॉपर सल्फेट है, इन्होंने आपस में रिएक्शन किया तो क्या बनाया, जिंक सल्फेट और प्लस कॉपर, जिंक सल्फेट और प्लस कॉपर। तो यहाँ पे रिएक्टेंट पे 2 चीज़ है जी, तो आपने क्या किया, इसको सेपरेट आउट किया पॉजिटिव से, फिर आपने एरो डाला, किसके लिए रिप्रेजेंट किया, प्रोडक्ट के लिए, एंड देन यहाँ पे 2 चीज़ें बनी तो इसको आपने किससे सेपरेट आउट किया, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट में 2 स्पीसीज है तो इसको किससे सेपरेट आउट किया, पॉजिटिव साइड से। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इन सारी रिएक्शन को कंसीडर करना है, इनको लिखना है, सोचना है, समझना है, फ्यूचर में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, तो ध्यान से इन सारी चीज़ों को मेंशन करिएगा। नाउ जब भी हम केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं
तो याद रखना, एक वीडियो हमने शूट भी किया है पहले, उस चीज़ को देखिएगा कि हम पीरियोडिक टेबल का कैसे यूज़ करते हैं, उसको किस तरीके से लिखते हैं। तो जब भी हम केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे तो हम वी आर नॉट गोइंग टू राइट लाइक कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ऐसे लिखेंगे, ऑक्सीजन ऐसे है तो हाइड्रोजन। जब भी हम केमिकल रिएक्शंस को लिखते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स को हम हमेशा किस में लिखते हैं, सिंबल्स में लिखते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हमेशा किस फॉर्म में होगा, H2, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में H2। ऑक्सीजन किस फॉर्म में होगा जी, O2, किस फॉर्म में होगा, O2। और ये किस तरीके से लिखा जाएगा, H2O, इस तरीके से। तो ये फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखने होते हैं और फिर उस तरीके से वो केमिकल एक्सप्रेशंस, उनके चीज़ों को आपको मेंशन करना होता है। तो जब भी हम केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं, केमिकल इक्वेशंस आर हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द रिएक्टेंट्स फॉर्मूला एंड द प्रोडक्ट्स फॉर्मूला। दे ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन दिस वेरी वे, ठीक है ना। अब याद देखना, अब एक ये चीज़ शायद पहले भी हम बात कर चुके हैं, बचपन में भी आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना, कि जब भी हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की तो हम हमेशा कंसीडर करते हैं एक वर्ड, बैलेंस केमिकल रिएक्शन या बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम ये एक वर्ड हमेशा, एक ये जो लाइन है ये हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखते हैं। अब ये जो वर्ड बैलेंस है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या सेंस है, क्या बोलता है ये, तो ये हमेशा याद रखना कि जो टोटल मास है ना, एटॉमिक मास है, जो टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल है, या जो टोटल मास ऑफ कोई एटम होएगा जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, कुछ भी होएगा जो रिएक्टेंट होएगा, वो हमेशा इक्वल होना चाहिए द मास ऑफ प्रोडक्ट के। हमेशा क्या होना चाहिए, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे रिएक्टेंट्स लिखा हुआ है, ये हमेशा याद रखना, प्रोडक्ट्स हमेशा रखना, प्रोडक्ट्स मतलब हमेशा केमिकल इक्वेशंस अपने दिमाग में रखिएगा कि जो रिएक्टेंट मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का जो मास होएगा ना जी वो इक्वल होएगा। उसी को हम हमेशा क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसमें लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट कंसीडर में आ जाता है। क्या बोला जाता है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन में, कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना। केमिकल रिएक्शंस, किसी भी केमिकल रिएक्शंस में मास हम नहीं क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाएगा। अब जैसे आपने इससे पहले वाले उसमें एक रिएक्शन देखी होगी कि क्या है जी, ये H2 हाइड्रोजन, ये H2 है, फिर ये ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है। तो ये हाइड्रोजन जो होता है ना, ये गैसियस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस होता है, और ऑक्सीजन में किस फॉर्म में प्रेजेंस होता है, गैसियस फॉर्म में। लेकिन जो वाटर प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे नेचर में, मोस्टली किस फॉर्म में प्रेजेंट है, लिक्विड फॉर्म में। वाटर जो होता है, जो मॉइस्चर होता है, वो कुछ एटमॉस्फेरिक उसमें भी है, ह्यूमिड फॉर्म में भी है, वाटर वेपर फॉर्म में है, पर मोस्टली किस में होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है। तो वो सेंटेंस हमेशा याद रखना कि हमेशा मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो हमेशा टोटल मास ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू द टोटल मास ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो भी प्रेजेंट है प्रोडक्ट के साइड में। याद रखिए रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के साइड में इक्वल होने चाहिए, इसीलिए हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। डू कंसिडर दीज थिंग्स, डू कंसिडर दीज थिंग्स। नाउ एक सिंपल केमिकल इक्वेशंस उठाते हैं, सिंपल केमिकल इक्वेशंस उठाते हैं। क्या बोलता है केमिकल इक्वेशन में कि जिंक, ध्यान से देखना है, इस चीज़ को समझना है बहुत ध्यान से। अगर प्रॉब्लम हो इसको रिवाइंड करके एक बार रिपीट करके ज़रूर देखना। क्या बोलता है इस रिएक्शन में कि जिंक, सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों रिएक्टेंट्स है, कन्वर्ट हो रहा है किसमें, जिंक सल्फेट में और प्लस हाइड्रोजन में। ये आपने रिएक्शन लिखा, सिंपल रिएक्शन लिखा कि जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, जिंक सल्फेट है तो ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन है तो H2 है। अब देखोगे, बहुत ध्यान से देखना कि रिएक्टेंट के साइड में और प्रोडक्ट के साइड में, रिएक्टेंट के साइड में और प्रोडक्ट के साइड में जितने भी एटम्स हैं वो बराबर है। अब एटम्स बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा, इनका मास भी बराबर होगा। तो इट मीन्स कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। मतलब हेंस जो LHS है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट है वो इक्वल है किसके, RHS के, मतलब किस साइड के, प्रोडक्ट के साइड के। अब इसको कंसिडर करो, देखो जी, एक the table is like this, you know, when it comes to express the things into
योर नोटबुक और इन योर आंसर शीट, जब भी आप इसको एक्सप्रेस करेंगे यू हैव टू राइट इट आउट। बट मेंटली अगर हम देखेंगे केमिस्ट्री में, एक एनालिटिकल आई से देखने की कोशिश करेंगे, तो जब भी जिंक देखो तो यहां पे एक जिंक है, किधर की तरफ, रिएक्टेंट की तरफ। प्रोडक्ट की तरफ देखो तो एक ही जिंक है, मतलब कि क्या है जी, Zn बैलेंस है ना जी। सल्फर को देखो तो रिएक्टेंट साइड में एक ही सल्फर है, प्रोडक्ट साइड में भी एक ही सल्फर है। इसका मतलब क्या है कि सल्फर क्या है जी, बैलेंस है, एक ही तरफ, दोनों तरफ सल्फर है, बैलेंस है। ऑक्सीजन देखो तो यहां पे भी ऑक्सीजन कितना है, 4, और यहां पे भी ऑक्सीजन कितना है, 4। तो इसका मतलब कि ये भी बैलेंस है। हाइड्रोजन को कंसीडर करेंगे तो यहां पे भी हाइड्रोजन कितना है, 2। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन 2 है, और यहां पे भी हाइड्रोजन 2 है, ठीक है ना। तो अब ये चीज बहुत ध्यान से देखना कि जो हाइड्रोजन है वो भी क्या है, बैलेंस्ड का फॉर्म है। तो हाइड्रोजन भी हमारे पास कितना है, दोनों तरफ 2 है। सल्फर कितना है, दोनों तरफ, रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड 1 है। ऑक्सीजन दोनों तरफ 4 है, दोनों भी बैलेंस है। इसका मतलब क्या है कि ये एक नेट बैलेंस इक्वेशन है। तो यहां पे बहुत अमेंडमेंट हमें करने की जरूरत है ही नहीं। नाउ सीखते हैं कि बैलेंसिंग करेंगे कैसे। तो जब भी हम बैलेंसिंग करेंगे, अब देखो यहां पे आयरन है, वाटर के साथ रिएक्शन किया, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन, और यहां पे हम देखेंगे, यहां पे हमारे पास क्या होगा, इस इक्वेशन में हम देखेंगे कि यहां पे प्लस वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है ना। ये आयरन का एक ऑक्साइड बनाया, और फिर यहां पे देखेंगे हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ, वाटर के साथ ये रिएक्शन करने की कोशिश हुई है। नाउ प्लीज कंसीडर दीज थिंग्स कि ये है क्या, किस तरीके से। तो यहां पे देखो कि रिएक्टेंट के साइड में आयरन कितना है, 1 है, और प्रोडक्ट के साइड में आयरन कितना है, 3 है। तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। आप देखो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन दोनों तरफ कितना है, 2 है, तो हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। और ऑक्सीजन देखेंगे, इधर ऑक्सीजन 1 है और इधर ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन क्या है, 4 है। तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। नाउ कंसिडर दिस थिंग, जब भी हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो याद रखना, किसी भी केमिकल इक्वेशंस में जब हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि पहले उसका ऑक्सीजन एटम बैलेंस किया जाए। पहले क्या किया जाए, इसका ऑक्सीजन एटम बैलेंस किया जाए। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, यहां पे कितना है ऑक्सीजन जी, 1 ऑक्सीजन था, और यहां पे कितना है, 4 है। तो वाटर मॉलिक्यूल को हम 4 से मल्टीप्लाई किया। यहां पे जो वाटर मॉलिक्यूल है H2O, इसको तुमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया। तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो जो ऑक्सीजन है वो कितना हो गया जी, 4 ऑक्सीजन हो गया कि नहीं हो गया। जो ऑक्सीजन है वो कितना हो गया, ऑक्सीजन कितना है, 4 हो गया कि नहीं हो गया। यहां पे ऑक्सीजन एटम कितना हो गया, 4 हो गया, क्योंकि आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, और यहां पे ऑलरेडी ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो जैसे ही आपने इस वाटर मॉलिक्यूल को 4 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों तरफ का जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो क्या हो गया, बैलेंस कंडीशन में आ गई। तो अगर हम देखेंगे कि इनिशियली हमारे पास कितना था, ये ऑक्सीजन कितना था, 1 था, लेकिन जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ये 4 से हो गया। अब बैलेंस क्या क्या नहीं है, अब देखो जैसे आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हाइड्रोजन कितना हो गया जी, 4 × 8, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। जैसे ही आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 × 2, 8 हो गया, और यहां पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो सेकंड स्टेज आप देखोगे, सेकंड स्टेज कंसीडर करने की कोशिश करोगे, बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, तो दूसरे स्टेज में आपको क्या करना है, पहले स्टेज में ऑक्सीजन बैलेंस किया, दूसरे स्टेज में आप हाइड्रोजन एटम बैलेंस करने की कोशिश करो। तो जैसे ही आपने यहां पे 4 से मल्टीप्लाई किया था तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, इस हाइड्रोजन को 4H2O था, इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अब क्या करोगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या किया आपने, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया आपने, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो यहां पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 × 2 कितना हो गया जी, 8 हो गया, और यहां पे भी हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 × 2 8 हो गया। तो 8 हाइड्रोजन यहां पे भी हो गया, 8 हाइड्रोजन यहां पे भी हो गया। तो इसका मतलब कि अब आपने क्या अचीव कर लिया कि आपके पास ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब बारी किसकी है, आयरन की। अब बारी किसकी है, आयरन की। तो अब क्या हमारे पास, आयरन को बस कुछ नहीं करना है, आयरन को आपको कुछ नहीं करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना। अब इधर की तरफ आयरन कितना था, पहले स्लाइड में आप देखोगे, फर्स्ट स्लाइड में आप, इससे पहले आप देखेंगे तो आयरन कितना था जी, 3 था। इधर की तरफ आयरन कितना था, 3 था, और इधर की तरफ आयरन कितना था, 1 था। तो आपने क्या किया, बस इधर की तरफ 3 लगा देना, इधर की तरफ 3 लगा देना। जैसे 3 लगाया आपने, जैसे 3 लगा तो देखो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी बैलेंस हो गया, आयरन भी बैलेंस हो गया। अब देखोगे कि इनिशियली
अगर कुछ बैलेंस इनिशियली अगर चीज़ें बैलेंस नहीं थी, जैसे जैसे आपने मल्टीप्लाई किया तो वो क्या हो गई, चीज़ें बैलेंस हो गई। मतलब आयरन भी बैलेंस हो गया, वाटर मॉलिक्यूल भी बैलेंस हो गया, ठीक है ना, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी। तो दिस इज अ वे ऑफ बैलेंसिंग द थिंग्स। तो कोशिश ये करेगी कि जब भी आप बैलेंस करो तो ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करो। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स या तो बैलेंस हो जाते हैं या आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशंस के साथ उसको बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए, या वो सिंपल मल्टीप्लिकेशंस कर दोगे उसके आगे स्पेसिफिक नंबर से तो वो बैलेंस हो जाते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग कि इसके बाद एनसीईआरटी में ये आपके पास दिए हुए हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा जी। इसको आप कोशिश करो कि इसको बैलेंस करो और आप फिर इसको प्रैक्टिस में लाओ, तो दिस विल हेल्प यू इन बैलेंसिंग द स्टफ। जैसे सपोज करो, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज करो ये मेरे पास हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो हाइड्रोजन और बना क्या रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हमारे पास हाइड्रोजन क्या होगा जी, H2। याद रखना हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है, गैसियस एटम। जो भी गैसियस स्पीसीज नेचर में स्पीसीज करती है, मैक्सिमम ऑफ देम आर नेचुरली डायटोमिक। डायटोमिक का मतलब वो दो एटम से मिले होते हैं, जैसे कि हमारे पास H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, ये सारे नेचुरली डायटोमिक होते हैं। तो अब हमारे पास क्या, हाइड्रोजन मतलब H2 और क्लोरीन, ये भी गैसियस फॉर्म है तो Cl2। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं जी, HCl। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, HCl। अब देखो यहां पे और यहां पे, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या डिफरेंस है कि यहां पे दो एटम है किसका, हाइड्रोजन का, यहां पे दो एटम है किसका, क्लोरीन का। और इधर की तरफ देखोगे कि एक एटम हाइड्रोजन का और एक एटम क्लोरीन का। तो इसको बैलेंस करने के लिए कुछ करना ही नहीं है। अगर आपने सिंपल इधर मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 2 से, तो बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया और 2 से मल्टीप्लाई हो तो क्लोरीन भी 2 हो गया। तो यू जस्ट हैव टू, इन केमिस्ट्री यू जस्ट हैव टू हैव एन एनालिटिकल आई। थोड़ा सा आपको चीज़ों को देख के समझ के और लिखने की ज़रूरत होती है। इन चीज़ को समझेंगे, दिस इज द थिंग। ये आपके एनसीईआरटी में होएगा। कोई भी चीज़ गिवन होएगी पहले उसको केमिकल फॉर्म में लिखेंगे, नेट केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, और केमिकल इक्वेशन कैसे लिखना है वो मैंने बताया है। उसके बाद से उसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, and then you will come to a balanced chemical equation. This is it for this very thing. इसका जो सेकेंड पार्ट है उसको हम जल्दी कवर करेंगे in our next video. So अगर ये वीडियो, हमारा एफर्ट थोड़ा सा भी आपको इंफॉर्मेटिव और एजुकेशन में हेल्प कर रहा है तो डू सपोर्ट अस। थैंक यू वेरी मच।